अमरचित्र कथा के फाउंडर अनंत पाई का कहना था कि आपका इतिहास अच्छा हो या बुरा, आप इसे स्वीकार करें या फिर नकार दें, पर कम से कम आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए भी अतीत के उन घटनाओं, किस्सों और बातों को जानना जरूरी है जिनसे सीख कर या प्रेरणा लेकर हम आने वाले कल की नींव तय कर सकते हैं। इसीलिए हम लगातार आप तक इतिहास की उन कहानियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वक्त के साथ धुंधला गई हैं, या फिर ऐसे किस्से कहानियां जिनको हमारे इतिहास के पन्नों में कोई खास जगह नहीं मिली। हमारा यही प्रयास है कि हम आपको उन नायक नायिकाओं की कहानियों से रूबरू कराएं जिनका जिक्र हमारी स्कूली किताबों में नहीं होता। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। 8 दिसंबर 1971 की रात को भारत पाक युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से ज्यादा नेपाम बम गिराए। इसकी वजह से ये एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। मन में देशभक्ति लिए ये सभी अपने घरों से निकल पड़ी और ये शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ 72 घंटों के भीतर संभव कर दिखाया। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नए काम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में जन्मी ए ललिता की शादी तब कर दी गई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी। 18 साल की उम्र में एक बच्ची की मां बनी और दुर्भाग्यवश इसी 4 महीने के बाद ही उनके पति का निधन हो गया। 4 महीने की श्यामला अब पूरी तरह से अपनी विधवा मां की जिम्मेदारी थी। हालांकि मद्रास में तब सती प्रथा का चलन नहीं था, पर फिर भी एक विधवा को समाज से अलग एक निर्वासित व कठिन जीवन जीना पड़ता था। प्रगतिशील विचारों व दृढ़ निश्चय वाली ललिता ने वैसे समय में समाज के दबाव में न आकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी और इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी में इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने वहां के प्रधानाचार्य केसी चाको पब्लिक एक तरीके से उनसे बातचीत की और अपनी बेटी के दाखिले को लेकर उनसे आगे की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। दोनों ने इस कॉलेज में एक महिला को दाखिला देने का समर्थन किया। ये सीईजी के इतिहास में पहली बार होने वाला था। ललिता की बेटी श्यामला बताती हैं कि लोगों की सोच के विरुद्ध कॉलेज के विद्यार्थी का रवैया बहुत सहयोगपूर्ण रहा। सैकड़ों लड़कों के बीच वो अकेली लड़की थी, पर उन्हें कभी किसी ने असहज नहीं होने दिया। वहां अधिकारियों ने उनके लिए एक अलग हॉस्टल का प्रबंध भी किया। जब वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी तब मैं अपने अंकल के पास रहती थी और वो सप्ताह के अंत में उनसे मिलने के लिए आया करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी की और देश में अन्य महिलाओं के लिए भी इंजीनियरिंग के रास्ते खोल दिए। अपने पूरे करियर में ललिता ने 2 बातों का हमेशा ख्याल रखा। पहला, उनकी बेटी का पालन पोषण प्यार भरे माहौल में हो, और दूसरा, एक पुरुष प्रधान समाज में उनका औरत होना किसी भी प्रकार की रुकावट ना बने। अमेरिका के एक जाने माने परिवार का वारिस होते हुए भी सैमुअल स्टॉक्स जूनियर ने अपना जीवन भारत में कोढ़ से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए बिताया। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी भारत में बिताई बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। ये कहानी है स्टॉक्स जूनियर की सत्यानंद बनने की। सत्यानंद जो गरीबों के हित के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका नाम शायद आपको इतिहास के पन्नों में न मिले। साल 1904 में अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ सैमुअल भारत आए। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहा है। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में बसना स्वीकार किया। शिमला में उन्होंने अपना जीवन बिताया। उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा। इससे भारतीय उन्हें अपना मानने लगे। तो हमारे इतिहास में ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है, या फिर ऐसा कहें कि किताबों में इनकी जो कहानियां और किस्से हैं वो हमें शायद ही पढ़ने को मिलते हैं।
आज के इस कड़ी में अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से आपके लिए लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की लिखाई कला जो कि विरासत थी, लेकिन मौजूदा समय में कहीं गुम सी हो गई है, या फिर यूं कहें कि आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज में अब पुरानी विरासत चुप पड़ गई है। एक जमाना हुआ करता था जब हर घर की देहरी से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजों के ऊपर की एक तरीके से मेहराबों के बीचों बीच गणेश की मूर्त झांका करती थी, घरों के मुख्य द्वार को खोला करती थी और इस तरह गणेश हो गए खोली के गणेश। इसके ऊपर कई सारे गाने भी आपको सुनने को मिल जाते हैं। खिड़कियों और दरवाजों में एक अलग तरीके की नक्काशियां हुआ करती थी। इसमें भगवानों की जो कला है वो यहाँ पर नक्काशी के द्वारा उतारी गई थी। बचपन में जब इन गांवों से गुजरना होता था तो लिखाई कला से सजे द्वार खिड़कियों के दर्शन भी होते थे। जो घर जितना समृद्ध होता उसके द्वार चौखटों की जो कारीगरी है वो उतनी ही समृद्ध होती थी। इन नक्काशी द्वार खिड़कियों को देखकर लगता था जैसे पूरी बस्ती को किसी कारीगर ने हाथों के जरिए एक साथ पिरोया है या फिर एक साथ इकट्ठा किया है। 19वीं सदी में ये पहाड़ी जो कला है वो अपने शबाब पर थी, पर धीरे धीरे अब ये विरासत खत्म होती जा रही है। ये आजाद हिंदुस्तान के उन महिला वोटरों की कहानी थी जो वोटर सूची बनाने उनके घर पहुंचे। चुनाव कर्मियों को अपना नाम नहीं बताना चाहती थी, किसी अजनबी के सामने अपना नाम कहने के अपने उसूल के खिलाफ वो कायम रही। स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी की महिला वोटरों की इस अजब दास्तान से जूझते चुनाव आयोग को आखिरकार निर्देश जारी करना पड़ा कि जो सही पहचान बताएगा वो ही महिलाएं मतदाता हो सकती हैं। इसके बाद एक बार फिर से उन महिलाओं का नाम वोटर सूची में जोड़ने की कवायद शुरू हुई जो रजिस्टर्ड वोटर होते हुए भी मतदान करने की हकदार नहीं थी। ऐसी ज्यादातर महिलाएं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश से थी। देश में अपनी तरह के इकलौते इलेक्शन एजुकेशन सेंटर का म्यूजियम में ऐसे कितने ही किस्से करीने से संवार कर रखे गए हैं। ये इलेक्शन म्यूजियम राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में 1890 में बनी उस इमारत में खोला गया है जिसमें 1940 तक सेंट स्टीफेंस कॉलेज चलता था। 1915 में कॉलेज में गांधी जी आए थे और इमारत को उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में गिना जाता है। आज इसी इमारत में दिल्ली चुनाव आयोग का दफ्तर है। तो ये वो कहानियां, वो किस्से हैं जो कि आपको किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं या फिर आपने किसी से कहीं सुना हो। आज का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए newsnumber.com।